तो हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में थे, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। अगर मान लो एक्सिलरेटेड प्योर रोलिंग हो रही हो, तो इसमें तुम्हें याद होगा कि फ्रिक्शन भी एक्ट कर सकता है। क्यों? लेकिन फ्रिक्शन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगता है और बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे होता है, और जहां पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो रेस्ट पे है। इसका मतलब वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो हो गया। मतलब एक तरीके से जो डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं ना, उनका वर्क डन जीरो हो गया। तो आप कह सकते हो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। मी का बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन भी एक्ट कर सकता है और वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगता है जो कि रेस्ट पे है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या हो गया? जीरो। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी। ये कैसे हो गया? अब एग्जाम्पल देखो। गुड इवनिंग उज्जवल। सपोज करो ये एक स्मॉल सॉलिड स्फीयर है, स्मॉल सॉलिड स्फीयर। आगे से मैं इसको एस 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 बोल दूंगा, हाँ। और ये हाइट एच है, और ये रफ है, और सफिशिएंटली रफ है, सफिशिएंटली रफ। इसको भी आगे से मैं एस आर बोल दूंगा क्योंकि ये बहुत रिपीट होना है। और सफिशिएंटली रफ का मतलब ये है कि म्यू म्यू मिनिमम से ग्रेटर है। इसका मतलब एपीआर होगी। इसका मतलब वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो होगा, और इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ। जो है स्मॉल सॉलिड स्फीयर है, एच हाइट से ड्रॉप करते हो, सफिशिएंटली रफ है, इसका मतलब म्यू ग्रेटर देन म्यू मिनिमम है, तो एपीआर होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो होगा, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो हमें जस्ट ये निकालना है कि जब ये नीचे पहुंचेगा ना, तो इसमें दोनों चीजें होंगी, ध्यान रखना बेटा। जो है वी भी होगा, ओमेगा भी होगा, और v इक्वल टू आर ओमेगा होगा। क्यों? तो तुम्हें v निकालना है कितना होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व में, ध्यान रखना बेटा। जो है ये बताओ कि ये जो v है, ये √2gh आना चाहिए, ग्रेटर देन √2gh आना चाहिए, या फिर लेस देन √2gh आना चाहिए। दिमाग लगाओ और बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। तुम जानते होगे ना, किसी चीज को अगर h हाइट से छोड़ते हो, यहाँ पे u की वैल्यू जीरो थी, तो तुम्हें याद होगा यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो √2gh आ जाती है। बिकॉज यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बताओ? यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है।
बिल्कुल सही बोला, इट शुड बी लेस देन √2GH। रीजन क्या है देखो, ये √2GH तब आती है जब MGH पूरी की पूरी ट्रांसलेशन में जाती है। हाँ, समझ गए ना, ये √2GH तब आती है जब MGH पूरी की पूरी किस में जाती है, तो ट्रांसलेशन में जाती है। लेकिन यहाँ पे MGH किस में जा रही है बताओ, जो है हेयर MGH, ये ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में जा रही है। बस हो गया। उज्जवल बता, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो है, मैकेनिकल एनर्जी दोनों केसेस में कंजर्व है, लेकिन इस वाले में √2GH तब आती है जब MGH पूरी की पूरी किस में जाती है, ट्रांसलेशन में जाती है। लेकिन यहाँ पे वो MGH दोनों में जाएगी, ट्रांसलेशन में भी और रोटेशन में भी। अब मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही बताना समझ में आया कि नहीं आया। सही बताना है बेटा जो है, यहाँ पे जो MGH होगा वो होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी 1 + 2/5 ऑफ ½ mv² होगा। बताओ बताओ, सही है या नहीं है बेटा? बताओ। मेहिका बता बेटा, ये समझ में आई कैलकुलेशन? समझ में आई? ये वाली समझ में आई कैलकुलेशन? ये पहले मैंने करवा रखी है, अगर तुम्हें याद होगा। ½ mv² तो ट्रांसलेशन हो गई, हाँ ½ mv² तो ट्रांसलेशन हो गई, और रोटेशन उसका 2/5 टाइम्स और होगा। तो यहाँ से तुम v निकाल लोगे, बस हो गया फाइंड v। ये क्या उज्जवल, कैलकुलेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बता, कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई बेटा? बताइए। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक बार तुमने v निकाल लिया, अब तुम्हें मान लो ओमेगा निकालना है, तो वो तो फिर v/r कर देना। क्यों? बिकॉज प्योर रोलिंग चल रही है। ये अच्छा, एक चीज यहाँ पे है कि मैंने स्मॉल सॉलिड स्फीयर क्यों कहा? हाँ, वाई स्मॉल सॉलिड स्फीयर। एक्चुअल में क्या होता है ना, कि अगर मान लो मैं बड़ा ले लेता बेटा, ऐसे ले लेता, तो मुझे एच ना फिर इन दोनों के बीच में देखना पड़ता। समझ में आ रहा है? फिर ये एच होता। गोपी समझ में आ रहा है मैंने स्मॉल सॉलिड स्फीयर क्यों कहा बेटा? जो है, क्योंकि अगर मान ले बड़ा स्फीयर होता तो मेरे को एच कहाँ से देखना पड़ता बता, उसके सेंटर से देखना पड़ता, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस थे। ये कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखो, ये सफिशिएंटली रफ है। हाँ, अब के यहाँ पे स्मॉल हॉलो स्फीयर है, स्मॉल हॉलो स्फीयर, और ये प्योर रोल कर रहा है, और इसकी सिर्फ तुम्हें लीनियर वेलोसिटी v दे रखी है। तुमसे पूछता है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। अब फिर से मैं एक तुम्हें रिप्लाई करता हूँ, सुनो। अगर तुम किसी को v से ऊपर फेंकते हो, तो इसकी जो हाइट होती है वो v²/2g होती है ना? ये बताओ, इसकी हाइट v²/2g होती है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए, हाँ यार तू तो इंटेलिजेंट है, ग्रेटर देन v²/2g होगी, लेस देन v²/2g होगी।
या फिर ग्रेटर देन v²/2g होगी, तो इसका आंसर होगा ग्रेटर देन v²/2g। इसका रीजन क्या है सुनो, इसका रीजन ये है कि यहां पे केवल ट्रांसलेशन जो एनर्जी है वो mgh में कन्वर्ट हो रही है, और तब तुम्हें ये हाइट मिल रही है। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा, ये बता जो है, जब ट्रांसलेशनल एनर्जी mgh में कन्वर्ट हो रही है तब तुम्हें ये हाइट मिल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ये एनर्जी mgh में कन्वर्ट हो रही है, तो ज्यादा हाइट तक जाएगा या नहीं जाएगा बता उज्जवल, बता बेटा जो है, पहले केस में केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी mgh में कन्वर्ट हो रही है, तब तुम्हें वो हाइट मिल रही है। वहां पे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन वो mgh में कन्वर्ट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हाइट जाएगा, ये ध्यान रखना। कैलकुलेशन क्या होगी आप बताना, हाँ बिल्कुल सही बेटा जो है। ये बताओ 1+2/3 ऑफ ½ mv², इसको mgh रख देना। बताओ मे का कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई बता जो है, कैलकुलेशन क्लियर हुई बेटा जो है, 1+2/3 ऑफ ½ mv² इक्वल टू mgh, यहाँ से h फाइंड कर लेना। लेकिन मजा नहीं आया अभी मेरे को मजा आया नहीं डी में। ये क्या, एक और एग्जांपल देखो, ये पूरा सफिशिएंटली रफ है, और यहाँ पे स्मॉल सॉलिड स्फीयर है, स्मॉल सॉलिड स्फीयर, और इसका मास दे रखा है m, और इसकी जो रेडियस है ये r दे रखी है, और यहां से ये जो हाइट दे रखी है ये मान लो 6r दे रखी है, और ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन एट P निकालनी है, कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले देख लो बेटा, क्वेश्चन देख लो समझ में आया कि नहीं आया। सफिशिएंटली रफ है, सफिशिएंटली रफ का मतलब अपने आप दिमाग में बैठा लिया करो, इसका मतलब म्यू ग्रेटर देन म्यू मिनिमम होगा, एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग होगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये अपने आप दिमाग में बैठा लिया करो कि इतनी चीजें तो होनी होनी है। ये अब देखो क्या होगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा ना, पता है इसका मोशन कैसा होगा बेटा जो है, मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ। ये तो होगी इसकी वेलोसिटी, और ये होगा ओमेगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गोपी। हाईएस्ट पॉइंट पे ये सीन होगा बेटा, ये चल रहा होगा ना, हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा होगा। अब मेरे को ये बता, यहां से लेके यहां तक ये 4r नीचे गिर गया है ना, बता यहां से लेके यहां तक ये 4r नीचे गिर गया कि नहीं गिर गया, बता जो है 4r नीचे गिर गया है। ठीक, तो अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं एट P,
बताना हाँ जरा। 1 + 2/5 ऑफ हाफ mv² इक्वल टू mg इंटू 4r। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बता जो है। 1 + 2/5 ऑफ हाफ mv² इक्वल टू mg 4r। तो यहां से v निकाल देना तुम, फाइंड v। एक तो ये हो गया, ठीक। अब दूसरी बात देखो। दूसरा ये है कि अब इसके सेंटर ऑफ मास को देखता हूं मैं। कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा सेंटर ऑफ मास सर्किल में घूम रहा है बेटा, ये बताओ। बता सेंटर ऑफ मास सर्किल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बता जो है। और इसमें नीचे को mg लगा हुआ है और नीचे कोई नॉर्मल रिएक्शन लगी है। तो जरा बता n + mg इक्वल टू mv²/r लिख दूं। हाँ बस ये n + mg इक्वल टू mv²/r। तो यहां से n फाइंड कर लेना, बस हो गया। फाइंड n, ये हो गया। अच्छा ये तो नेग्लिजिबल है, मैंने मैग्नीफाई करके दिखा हुआ है। अदरवाइज ये वाली जो थिकनेस है, हाँ ये थिकनेस क्या है बताओ, ये नेग्लिजिबल है। क्योंकि मैंने स्मॉल सॉलिड स्फीयर लिया था। ये है क्या। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताओ। उज्जवल बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले बता। नोट कर लिया, नोट कर लिया। गोपी 26 को तो होगी होगी, उससे पहले अगर मौका लगेगा तो देखूंगा, ट्राई करूंगा। 26 को तो है ही है, उससे पहले ट्राई करूंगा अगर किसी दिन निकल पाए, क्योंकि दीपावली हॉलीडेज में जा रहा हूँ ना, कई बार घर में मौका नहीं लग पाता। तो देखूंगा मैं जो है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। देखो ये बताओ कि ये जो इंक्लाइंड सरफेस थी, इसमें ये बताओ कि जो अल्फा प्रोवाइड कर रहा था वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था ना। बताओ क्लियर है कि नहीं, ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जो है। उज्जवल अल्फा किसने प्रोवाइड किया था जरा बता, फ्रिक्शन ने प्रोवाइड किया था ना। और अल्फा का मतलब चेंज इन ओमेगा, क्यों चेंज इन ओमेगा, ये किसकी वजह से हुआ था, ड्यू टू फ्रिक्शन। क्यों बताओ, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं बताओ जो है। इसमें जो अल्फा मिला था वो फ्रिक्शन की वजह से मिला था ना, बिकॉज फ्रिक्शन का ही तो टॉर्क आया था, तुम्हें याद होगा, ये फ्रिक्शन का ही तो टॉर्क बना था। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरफेस स्मूथ हो तो फिर ओमेगा, या हाँ जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ये
फिक्स हो जाएगी। बताओ उज्जवल, बता कि अगर स्मूथ सरफेस है तो ओमेगा या फिर के आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बता, जो है फिक्स हो जाएगी। ये तो क्लियर है ना, एक तो ये हो गया। अब इसी टाइप से देखो कि अगर मैं किसी को ना एयर में फेंक दूं, ये v है और ओमेगा भी है, मान लो ये बिल्कुल एयर में है, तो इसमें केवल एक ही फोर्स लगा ना, mg। एयर भी नहीं बल्कि रादर ग्रेविटी कह दो तो ज्यादा बेटर है। क्यों? ग्रेविटी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये बताओ, इसमें केवल एक ही फोर्स है mg और वो सेंटर से जा रहा है। क्यों? पासिंग फ्रॉम सेंटर। क्यों? तो इसका मतलब इसका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। हाँ, इसका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहां भी ओमेगा या के आर की वैल्यू क्या होगी बताओ, जो है कांस्टेंट रहेगी। मीका समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, बता। कि अगर कोई ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है और या स्मूथ सरफेस में मूव कर रहा है केवल, ठीक, तो उसमें ओमेगा या के आर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस कंसेप्ट पे है अगला क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पे। मैं एक बार देखो कंक्लूजन लिख दे रहा हूं क्या है। कंक्लूजन ये रहा कि स्मूथ सरफेस हो या ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा हो, दो केसेस में, हाँ, ओमेगा या फिर के आर की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा और के आर ये कांस्टेंट हो जाते हैं, बस हो गया। कंसेप्ट में कोई भी डाउट है तो बता दो बेटा। कंसेप्ट में अगर कोई भी डाउट है तो बता दो कि स्मूथ सरफेस में या ग्रेविटी के अंदर ओमेगा या के आर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, अब चलते हैं एग्जाम्पल में। ये तो है सफिशिएंटली रफ और ये स्मूथ है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखना है बेटा। यहाँ पे स्मॉल सॉलिड स्फीयर है और ये इसको बिल्कुल 60 डिग्री पे ही मान लो। ये है, तो ये ना ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे आएगा, इधर आएगा कुछ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। और ये वाली हाइट मान लो 6h ले लेते हैं और ये वाली हाइट मान लो 2h ले लेते हैं। अब मैं कंसेप्ट लिखता जा रहा हूँ, इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। ये बताओ, या तो सफिशिएंटली रफ है या स्मूथ है या फिर ग्रेविटी है। तीन ही चीजें हैं ना अगर देखोगे। क्यों? या तो सफिशिएंटली रफ है या स्मूथ है या ग्रेविटी है। तीनों ही केसेस में मैकेनिकल जो एनर्जी होगी
वो कंजर्व रहेगी। बताओ क्लियर है या नहीं है? उज्जवल बता। तीनों ही केसेस में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी बता? कंजर्व रहेगी कि नहीं रहेगी बता जो है? तीनों ही केसेस में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी बता जो है? कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी बता जो है? ये हो गया। अब दूसरी बात, जहां तक सफिशिएंटली रफ है वहां तक एक्सीलेटेड प्योर रोलिंग चलेगी, और के आर अपॉन के टी ये 2/5 होगा। बता कोई डाउट? बता। जहां तक सफिशिएंटली रफ है वहां तक क्या होगा? एक्सीलेटेड प्योर रोलिंग होगी। इसका मतलब के आर अपॉन के टी की वैल्यू क्या होगी? 2/5 होगी। उसके बाद जब स्मूथ सरफेस स्टार्ट हो जाएगी या फिर ग्रेविटी स्टार्ट हो जाएगी, तो अब जो के आर होगी वो फिक्स हो जाएगी। बता। ये बताओ, ये समझ में आए कंसेप्ट नहीं आए? नहीं का बता बेटा जो है, पूरे ट्रैक में तुम्हें या तो सफिशिएंटली रफ मिल रहा है या स्मूथ मिल रहा है या ग्रेविटी मिल रही है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी तो हर जगह पे कंजर्व रहेगी। जहां तक सफिशिएंटली रफ रहेगा वहां तक एक्सीलेटेड प्योर रोलिंग रहेगी। तो के आर अपॉन के टी का रेशियो 2:5 होगा, सॉलिड स्फीयर है क्योंकि। और जब स्मूथ या ग्रेविटी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर के आर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ये है मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें सिर्फ करना क्या है देखो बताऊं मैं। यहाँ पे मैंने लिखा पॉइंट, यहाँ पे लिखा टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे लिखा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी, और फिर उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, के रोटेशन और के ट्रांसलेशन। अगर तुम इसको समझ गए ना तो भी तुम्हारा काम बहुत चल जाएगा। अब देखो, ए बी सी डी ई। ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 6 mgs थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो रोटेशन भी 0 थी, ट्रांसलेशन भी 0 थी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 6 mgs थी। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? देख लो पहले अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से देख लो बेटा जी। उज्जवल बता बेटा जो है, ए पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी 6 mgs थी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी तो मैंने तुमसे कहा था कंजर्व रहेगी, इसका मतलब हर जगह पे 6 mgh रहेगी। ये हो गया। अब बी पे जरा देखो, पोटेंशियल 0 आ गई है। बताओ, देखो जरा बी पे पोटेंशियल 0 आ गई है। क्यों पोटेंशियल 0 आ गई है? तो इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ही 6 mgh रही होगी। बता कोई डाउट? क्यों गोपी? बी पे पोटेंशियल 0 आ गई है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 6 mgh हो गई होगी, लेकिन ए से लेके बी तक सफिशिएंटली रफ था। इसका मतलब एक्सीलेटेड प्योर रोलिंग थी। इसका मतलब जो रेशियो था वो 2:5 था। बताओ।
बता क्लियर है कि नहीं है, बता जो है, बता। रेशियो 2:5 था बेटा जो है। ए से लेके बी तक अगर देखेगा तो क्या होगा बता। सफिशियंटली रफ है, एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग है, रेशियो 2:5 है। तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बता। 2/7 ऑफ 6 mgh। इसका मतलब 12/7 mgh। समझ में आया बता जो है। 12/7 mgh। और ये हो जाएगा 5/7 ऑफ 6 mgh। इसका मतलब 30/7 mgh। बता उज्जवल, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? इसमें बता, प्रॉब्लम है कुछ? क्लियर है ना? अब सुन, सी डी ई में अब या तो स्मूथ सरफेस स्टार्ट हो गई है, या ग्रेविटी स्टार्ट हो गई है। हाँ, इसका मतलब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो अब फिक्स हो जाएगी। बताओ। सी से डी, डी सॉरी बी से ही स्टार्ट हो जाएगी ना ये कहानी, तो बी से ही स्टार्ट हो जाएगी बेटा जो है। क्यों? बी ऑनवर्ड्स कह लो, क्यों? बी से सी, सी से डी, डी से ई, कुछ भी कह लो। ये स्मूथ या ग्रेविटी है तो के आर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो अब सब जगह यहाँ पे लिख दो 12/7 mgh। 12/7 mgh और 12/7 mgh। मेहिका, बता बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? बता, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है। क्लियर है? अब बस हो गया, बाकी को फिल कर लेते हैं, अपने आप लग जाएगा तेरे को देख। जैसे सबसे लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, पहले ई पॉइंट पे चलते हैं। ई पे पोटेंशियल जीरो है, देखो। नहीं है, ई पे पोटेंशियल जीरो है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 6 mgh होगी। और उसमें से इतनी रोटेशन आ गई है, क्यों? इतनी रोटेशन आ गई है, तो ये कितनी हो जाएगी, तो 6 - 12/7 ऑफ mgh हो जाएगी। बस हो गया। वो भी समझ में आया बेटा, ये बता जो है। समझ में आया बता जो है। अब सुन, बी से सी तक जाएंगे ना, देखना, देख देख ले फिगर में, देख ले बेटा जो है। तो यहाँ पे पोटेंशियल 2 mgh हो गई है, तो इसका अंदर काइनेटिक 4 mgh हो गई। तो ये कितनी रहेगी बताओ, 4 - 12/7 ऑफ mgh। उज्जवल, बता ये वाली वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक बता दे, देख ले अच्छी तरीके से, देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर है ना बिल्कुल? अब चलते हैं, एक रह गया बस, सी से डी। ये बता, इसके बीच में तेरे को याद है ये 60 डिग्री है बेटा। तो अगर लीनियर वेलोसिटी मान ले v है, तो ये v/2 रही होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे केवल v/2 रह जाएगी। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? याद आ रहा ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, सी से डी तक ट्रांसलेशनल जो स्पीड है वो हाफ रह जाएगी। इसका मतलब ट्रांसलेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 रह जाएगी। बताओ क्लियर है या नहीं है?
गोपी बता बेटा, सी से लेके डी तक देख जरा, सी से लेके डी तक देख जरा, ट्रांसलेशनल स्पीड क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी, 1/4। तो बस ये तेरे को दिमाग लगाना है कि सी से लेके डी तक ये इसका 1/4 रह जानी है। तो इसका मतलब 4 माइनस 12/7 इंटू 1/4 ऑफ mgh, ये ट्रांसलेशन हो जाएगी। बस हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक, अब तुम क्या करोगे, के आर प्लस के टी को ऐड कर देना तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और 6 mgh में से के आर को माइनस कर देना और के टी को माइनस कर देना, तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। ये हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से देख लेना, और मेन वैसे देखो क्या है बता रहा हूँ मैं, सुनो एक बार दोबारा देख लो। इस क्वेश्चन में या तो तुम्हें सफिशिएंटली रफ मिल रहा है, या स्मूथ मिल रहा है, और या ग्रेविटी मिल रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी तो हर जगह पे कंजर्व रहेगी। पहला कंसेप्ट, ए से लेके बी तक सफिशिएंटली रफ है, तो इसका मतलब एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग होगी। तो के आर अपॉन के टी का रेशियो 2:5 होगा। उसके बाद बी ऑनवर्ड्स अगर देखोगे तो या तो स्मूथ सरफेस है और या ग्रेविटी है, तो अब के आर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। और मेन एक छोटा सा पॉइंट ये था कि सी से लेके डी तक जाने में उसके सेंटर ऑफ मास का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। समझ गए ना, उसके सेंटर ऑफ मास का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं कॉपी, सी से लेके सी ऑनवर्ड्स, ऐसे कह रहा हूं सी ऑनवर्ड्स उसके सेंटर ऑफ मास का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर है ना बेटा, जो है सी ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है कि उसके सेंटर ऑफ मास का क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है, और सी से लेकर डी तक क्या हो गई कि जो ट्रांसलेशनल स्पीड है वो हाफ रह गई है। तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। बस ये तुम्हें करना है, कुछ नहीं। मे का बता बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बता जो है क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, जो है क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, टिक भी मारता रहता हूँ। इसमें लिख रहा हूं बेस्ड ऑन म्यू क्रिटिकल। अब ये देखो क्या है, हाँ ये मान लो ए है और ये मान लो एच है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लो म्यू है, और मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। अब सुनो, अब आप ये बताओ कि ये जब फोर्स बढ़ा रहे हो तो ये स्लाइड भी कर सकता है, टॉपल भी कर सकता है, क्यों? ब्लॉक कैन स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, कह लो बिफोर टॉपलिंग, और टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। बताओ ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। ये फील आया या नहीं आया बेटा, बताओ गोपी, कि जैसे जैसे तुम फोर्स को बढ़ाते जाओगे तो ये टॉपलिंग से पहले स्लाइड भी कर सकता है, या
स्लाइडिंग से पहले टॉपल कर सकता है। ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा बताओ जो है, बताओ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अरे अभी आ रहे हैं, चिंता मत कर तू, अभी थोड़ी देर शांत रह जो है। ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा बताओ जो है। हाँ, डिपेंड्स अपॉन। ए पे डिपेंड करेगा, एच पे डिपेंड करेगा और म्यू पे डिपेंड करेगा। बताओ क्लियर है या नहीं है, बताओ। उज्जवल बता बेटा जो है, ये ए पे, एच पे और म्यू पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा बता जो है। तीन चीजों पे डिपेंड करेगा ना, ए एच और म्यू पे। ठीक, अब सुनो, अगर मान लो ब्लॉक साइज गिवन हो, इफ ब्लॉक साइज गिवन हो, इसका मतलब ए और एच ये फिक्स हो, तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर केवल म्यू रह गया। बताओ क्लियर है कि नहीं है, गोपी बता। अब डिसाइडिंग फैक्टर केवल क्या रह गया बता जो है। अगर मान लो ब्लॉक साइज फिक्स है तो ये बता डिसाइडिंग फैक्टर केवल क्या रह गया बताओ जो है। देन डिसाइडिंग फैक्टर, हाँ बेटा, डिसाइडिंग फैक्टर केवल म्यू है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी प्रॉब्लम्स में मैं एक म्यू क्रिटिकल फाइंड करूंगा, समझ गए ना। इन सच प्रॉब्लम्स वी विल फाइंड म्यू क्रिटिकल। अब मुझे दिमाग से बताना, हाँ खुद दिमाग लगा के बताना बेटा जो है, कि अगर गिवन म्यू लेस देन म्यू क्रिटिकल है, तो बताओ वो स्लाइड करेगा या टॉपल करेगा बताओ। दिमाग लगाओ और बताओ, स्लाइड करेगा या टॉपल करेगा बेटा जो है। अगर गिवन म्यू लेस देन म्यू क्रिटिकल है तो बताओ ये क्या करेगा बताओ, स्लाइड करेगा टॉपल करेगा। स्लाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात। भाई म्यू को अगर मैं बिल्कुल ही जीरो दे दूं तो स्लाइड नहीं करेगा बताओ जो है। तो इस केस में ये स्लाइड कर जाएगा पहले, समझ गया है। भाई खुद इमेजिन करो ना कि अगर म्यू की वैल्यू बिल्कुल जीरो दे दूं तो स्लाइड नहीं कर जाएगा बेटा जो है। और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि अगर, कहा कहाँ भी तो कहूंगा बेटा जो है, इफ गिवन म्यू ग्रेटर देन म्यू क्रिटिकल है तो फिर ये टॉपल कर जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया मेका, बता बेटा जी। एक बार फिगर दोबारा से देख ले, कि जब तुमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते चले गए तो वो स्लाइड भी कर सकता है, टॉपल भी कर सकता है। वो तीन फैक्टर्स में मेनली डिपेंड करेगा, ए एच और म्यू पे। और अगर मान लो मैंने ब्लॉक साइज फिक्स दे रखा है तो इसका मतलब ए और एच की वैल्यू फिक्स है, तो अब डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ म्यू रह गया, बस हो गया। तो यहां पे हम एक म्यू क्रिटिकल फाइंड करेंगे, ठीक है ना, म्यू क्रिटिकल फाइंड करेंगे। और मैंने तुमसे कहा कि अगर गिवन म्यू उससे कम है तो स्लाइड कर जाएगा पहले, और अगर गिवन म्यू उससे ज्यादा है तो फिर टॉपल कर जाएगा बस। अब एग्जांपल देख लो तब समझ में आएगा। उज्जवल बेटा, मजा आला कि नहीं आला ये बता, तेरे को, तेरे को मजा आला कि नहीं आला ये बता तू पहले। फिर तभी तो तेल अच्छा कहला था मैं। अब ये क्या है देखा, ये मान ले है 3a,
और ये है ए। फिक्स हो गया, ध्यान रखना यहाँ पे फोर्स लगाया मैंने, और ऑब्वियस सी बात है इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, स्लाइटली इंक्रीज्ड। तो बस मैं म्यू क्रिटिकल फाइंड कर रहा हूँ, फाइंड म्यू क्रिटिकल। अब सुनना, सबसे पहली बात ये बताओ, इसमें जो कंडीशन ऑफ टॉपलिंग होगी, सॉरी कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग, कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग, इसको मैं COS कह दे रहा हूं। तो F ग्रेटर देन म्यू mg होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताओ। वो इक्वल वाला केस छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बिल्कुल ये बताओ कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग F ग्रेटर देन म्यू mg होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ उज्जवल। F को म्यू mg से बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, बता। जो है ये हो गया। अब चलते हैं दूसरी बात, कंडीशन ऑफ टॉपलिंग, कंडीशन ऑफ टॉपलिंग। इसको मैं COT कह दूंगा। हाँ, अब वो तेरी वाली बात आएगी जो तू कह रहा था ना, वाली बात आई बेटा जी, कि टॉपल करने से जस्ट पहले वो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल कॉर्नर पे आ गई होगी। अब तेरी वाली बात आई कि ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg है। हाँ, अब तेरी वाली बात है कि ये इसके अबाउट टॉपल करेगा, और किसका टॉर्क बड़ा होना चाहिए, ये O के अबाउट। हाँ, ध्यान रखना बेटा जो है, तो अबाउट O, अबाउट O, टॉर्क ऑफ F should be greater than torque of mg। इसका मतलब F into A ग्रेटर देन mg into 3a/2। बता समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता। ये 3a/2 है। बता ये समझ में आया कि नहीं आया गोपी, बता बेटा। F into A should be greater than mg into 3a/2। इसका मतलब अब जो F बना वो ग्रेटर देन 3/2 mg बना। ये कंडीशन ऑफ टॉपलिंग आ गई। गोपी समझ में आ रहा है, बता। ये बन गई कंडीशन ऑफ टॉपलिंग। तो अब तू एक चीज देख, यहां पे म्यू है और यहां पे 3/2 है, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि म्यू क्रिटिकल 3/2 है, बस ये आंसर है जो है। म्यू क्रिटिकल 3/2 है। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पे है म्यू mg और वहां पे 3/2 mg। तो म्यू क्रिटिकल मैंने तुमसे कहा क्या है, 3/2 है। ये इसका आंसर है, बस हो गया। ऐसे कर लेंगे। अब प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे, देख। इफ म्यू मान लो लेस देन म्यू क्रिटिकल है, से म्यू की वैल्यू मान लो हाफ है, म्यू क्रिटिकल से कम होनी चाहिए। हाँ बेटा जो है, ये देख। तो जरा बताना कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग क्या है, जरा बता। कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग थी F ग्रेटर देन म्यू mg, और म्यू इतना ले चुके हैं बेटा, ये ध्यान रखना।
इसका मतलब F ग्रेटर देन हाफ mg। और कंडीशन ऑफ टॉपलिंग क्या है जरा बता। F ग्रेटर देन 3/2 mg। तो अब जरा बताना बेटा, कंडीशन ऑफ टॉपलिंग तो ये है और कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग ये है, तो कौन पहले होगा ये बताओ, कौन पहले हो जाएगा जरा बताओ। स्लाइड पहले कर जाएगा, उसको क्या कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग पहले नहीं मिल जाएगी बेटा जो है, देयरफॉर कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग सेटिस्फाइड अर्लियर। गोपी भैया समझ में आया या नहीं आया बेटा बता जो, कि म्यू क्रिटिकल मैंने तुमसे कहा 3/2 है, और मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि अगर म्यू लेस देन म्यू क्रिटिकल है, कि मान लो मैंने म्यू की वैल्यू 1/2 ले ली, तो मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया कि कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग पहले सेटिस्फाई हो जा रही है। एक और देख लेते हैं, देख अगर म्यू की वैल्यू म्यू क्रिटिकल से ज्यादा हो, मान लो इफ म्यू ग्रेटर देन म्यू क्रिटिकल है, लेट म्यू को 2 ले लेता हूं मान लो, 3/2 से ज्यादा लेनी है ना मैंने, 2 ले लिया। अब बताओ कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग क्या बनी, ये बनी F ग्रेटर देन म्यू एम जी, और म्यू हमने 2 लिया हुआ है, तो इसका मतलब F ग्रेटर देन 2 mg। और कंडीशन ऑफ टॉपलिंग क्या थी, F ग्रेटर देन 3/2 mg। अब जरा बताओ, अब कौन पहले सेटिस्फाई हो जाएगी, बताओ अब कौन से पहले सेटिस्फाई हो जाएगी बेटा जो है, ये कंडीशन ऑफ टॉपलिंग है, ये कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग है, इसका मतलब कंडीशन ऑफ टॉपलिंग इज सेटिस्फाइड बिफोर। मिहिका समझ में आया या नहीं आया बेटा बता, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। जब तुम ऐप बढ़ाते चले जाओगे तो ये स्लाइड भी कर सकता है और टॉपल भी कर सकता है, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ए, एच और म्यू। लेकिन अगर मैंने ब्लॉक का साइज फिक्स कर दिया तो फिर केवल म्यू डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में मैंने तुमसे कहा हम एक म्यू क्रिटिकल निकालते हैं, और अगर गिवन वैल्यू ऑफ म्यू उससे कम है तो वो पहले स्लाइड कर जाएगा, और अगर गिवन वैल्यू ऑफ म्यू उससे ज्यादा है तो वो टॉपल कर जाएगा। ठीक, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, तो कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग तो सबके लिए कॉमन होगी, ये तो सबके लिए कॉमन रहेगी ना हर प्रॉब्लम में, ये बताओ ये तो कॉमन रहेगी नहीं रहेगी हर प्रॉब्लम में, बताओ उज्जवल, ये सारी प्रॉब्लम्स में कॉमन रहेगी कि नहीं रहेगी बता। कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग सारी प्रॉब्लम्स में कॉमन होगी कि नहीं होगी बता, ये तो कॉमन होगी। ये वाली कंडीशन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज होगी, ये चेंज होगी बिकॉज ये और ये चेंज होंगे ना, इसलिए ये प्रॉब्लम चेंज होती जाएगी। ठीक, और टॉपलिंग में फिर वही कंसेप्ट लगेगा जो उज्जवल बोल रहा था, बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगी नॉर्मल रिएक्शन, और फोर्स का जो टॉर्क है वो mg के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए, तो वहां से तुमने कंडीशन ऑफ टॉपलिंग निकाली। और एक लास्ट मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे म्यू mg है और यहाँ पे 3/2 mg है, तो जो म्यू क्रिटिकल आएगा वो 3/2 के इक्वल आ जाएगा। ये, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ये क्या है सुनो, जैसे सपोज करो ना ये हिंज है, यहां से रिलीज कर दिया मैंने, ये ऐसे आ रही है, रॉड है ये रॉड, और बीच में कहीं ऐसे भी है। अब इसका मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, ये ओ है पहला। ये बताओ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। बताओ क्लियर है या नहीं है? इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उज्जवल बताते चल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। बता, पहला तो ये है। अब दूसरी बात, केवल दो फोर्सेस लगे हुए हैं, एक तो हिंज फोर्स और एक वेट। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ। केवल दो फोर्स लगे हुए हैं, एक हिंज फोर्स और एक वेट। उसमें से इतना तो तुम्हें लग रहा होगा कि जो वेट है वो फिक्स है। बताओ, वेट थोड़ी चेंज होगा, क्यों? वेट तो फिक्स है। ये लेकिन वेरी कर रहा है, क्यों? और यही तुमसे पूछा जाता है जो है, हिंज फोर्स ही अलग अलग उस पर पूछा जाएगा। उज्जवल क्लियर हो रहा है? बता, जो है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, केवल दो फोर्स लगे हुए हैं, हिंज फोर्स और वेट। वेट फिक्स है, हिंज फोर्स वेरी कर रहा है, क्यों? और वही तुमसे पूछा जाएगा। अब चलते हैं तीसरी बात। ये बता कि जो नेट फोर्स है वो H प्लस डब्ल्यू के इक्वल है, क्यों? गोपी बता बेटा, नेट फोर्स क्या है? बता, जो है H और W के इक्वल है। और जरा बताना, नेट फोर्स किससे रिलेटेड होता है? ये कई बार बता चुका हूं, बताइए किससे रिलेटेड होता है? हाँ बेटा, रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास, क्यों? तो अब ये बता कि इस नेट फोर्स को अगर मैं m इंटू ए सेंटर ऑफ मास कह दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बता बेटा, जो है ये बता, अगर मैं इन दोनों का वेक्टर सम m इंटू ए सेंटर ऑफ मास कह दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। ठीक, अब चलते हैं चौथी बात। अब मुझे निकालना ये फोर्स था, तो इसका मतलब जो हिंज फोर्स होगा वो m इंटू ए सेंटर ऑफ मास माइनस वेट होगा। उज्जवल बता बेटा, कोई डाउट? हिंज फोर्स ये बता m इंटू ए सेंटर ऑफ मास माइनस वेट होगा। अब मास और वेट ये तो तुम्हें नोन होंगे, और ये तो फिक्स भी होंगे ना बेटा। ए सेंटर ऑफ मास वेरी करेगा, इसीलिए तो हिंज फोर्स वेरी करेगा। समझ गया ना? ए सेंटर ऑफ मास वेरी कर रहा है तो इसीलिए हिंज फोर्स वेरी कर रहा है। तो अगर मैं तुम्हें ए सेंटर ऑफ मास बता दूं तो तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? बताओ उज्जवल,
बता, अगर मैं तुम्हें ए सेंटर ऑफ मास बता दूं तो तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जाए। तो बस हो गया, ए सेंटर ऑफ मास के पीछे पड़ जाते हैं अब हम। तो मेरा ऑब्जेक्टिव रह गया सिर्फ ए सेंटर ऑफ मास निकालना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता बेटा जो है उज्जवल, आ रहा मजा? क्यों बेटा, इसीलिए कहता हूँ कि फिजिक्स में कंसेप्ट ही कंसेप्ट है बस, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कंसेप्ट है बस फिजिक्स में। पॉइंट क्लियर है? फिजिक्स में और कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट है, बस कंसेप्ट सीखते जाओ। गोपी बेटा, तेरे समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई बता। एक आध मेल चेक कर लेता ना, कभी कभी मेल आ जाती है यार मेरे को। हाँ, अब सुन बेटा, तू भी क्या याद रखेगा। अब मैं चलता हूँ सेंटर ऑफ मास पे। हाँ, तू भी कहेगा कैसे सर, कहाँ मिल गए, ऐसे तो 100 साल पहले भी नहीं हुए थे और 100 साल के बाद तक नहीं होंगे सर। अब तू ये बता बेटा, सेंटर ऑफ मास तेरे को ऐसा नहीं लग रहा है एक सर्किल फॉलो कर रहा है बेटा, ये बता। ये बता, अब तेरे को ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? अबे उल्लू गधा, वो छोड़, ऑसिलेट करेगी जो भी करेगी, उससे क्या लेने देने। अब ये तू ये बता मेरे को, सेंटर ऑफ मास ये बता, ये सर्किल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बता जो है। हाँ, उसको पकड़। गोपी क्या कहता है, उसको पकड़ बेटा जो है। ये सर्किल फॉलो कर रहा है, और जिस सर्किल का सेंटर कहाँ है जरा बता। इस सर्किल का सेंटर कहाँ पर है बेटा, बता जो है। ओ पे। और उसकी रेडियस कहाँ पर है बता जो है, रेडियस कितनी है? हाँ बेटा, ऐसे होती है कहानी, समझ गया ना, उसकी रेडियस है L/2। और सर्किल में हम जानते हैं कि दो एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, बस हो गया। ये बता कि सर्किल में एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेडियल और टेंजेंशियल। तो बस हो गया, मेरे को ये दोनों बताना है। अब बता उज्जवल, समझ में आया कि नहीं आया, बता जो है मुझे। ए सेंटर ऑफ मास में क्या क्या चीजें बतानी है जरा बता, तेरे को बेटा जो है ये बता, इसमें मेरे को तेरे को क्या क्या चीजें बतानी है। एक तो बतानी है ए रेडियल, और एक बतानी है ए टेंजेंशियल। रेडियल जो होगी वो आर ओमेगा स्क्वायर होगी, और ये आर अल्फा होगी, कोई डाउट? बता बेटा, तू तो ऐसे ही समझता है, सर को हल्के में लेता है, मैंने सब सुना हुआ है तेरा जो है। तू लोगों से कहता है कि मैं तो फंस गया पापा के चक्कर में, जान पहचान का मामला था, अब निकल भी नहीं पा रहा हूँ कुछ। सब सुना है मैंने बेटा, तेरी बात सारी सुनी है जो है। तो कहता है पापा के चक्कर में फंस गया मैं तो, फिजिक्स में गलत जो है कहीं, है ना। तो ये तो हो गया बेटा L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ये बता कि ये क्या हो गया, L/2 इंटू एल्फा का मतलब टाउ अपॉन आई, क्यों? बता ये क्लियर है कि नहीं उज्जवल, बता बेटा जो है। एल्फा कितना हो गया? वो तो मजाक कर रहा हूँ, तो मेरे को मालूम है तू जो है ऐसी बात नहीं। तो ये क्या होता है बेटा, टाउ अपॉन आई। और टाउ और आई दोनों किसके अबाउट निकालने हैं लेकिन, बता ये किसके अबाउट निकालने हैं? हाँ बेटा, अबाउट ओ। और एक चीज और सुन, अबाउट ओ बी टॉर्क ऑफ हिंज फोर्स कितना होगा जरा बता जो है। ये बता टॉर्क ऑफ हिंज फोर्स कितना होगा, 0। इसका मतलब केवल किसका टॉर्क निकालना होगा बता जो है, यू हैव टू फाइंड। हाँ, यू हैव टू फाइंड टॉर्क ऑफ
mg। ये भी समझ में आ गया ना, पूरी सीक्वेंस समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बताओ जो है क्या चल रहा है बेटा, जो है ये हो रही है। अब बात आती है कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कैसे होगा। ओमेगा स्क्वायर हम पहले भी निकाल चुके हैं बेटा, जो है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यहां से निकलेगी बस। पूरी सीक्वेंस समझ में आ गई? हाँ, पूरी सीक्वेंस समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बता जो है ओमेगा स्क्वायर हमारी यहां से निकलेगी बेटा, जो है ठीक। एक बार कंसेप्ट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुनो। रॉड जैसे जैसे नीचे आ रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। दूसरी बात, केवल दो फोर्स लगे हैं, हिंज फोर्स और वेट। उसमें से वेट तो फिक्स है, हिंज फोर्स वेरी कर रहा है, और वही पूछा जाता है तुमसे। अगली बात, अब जो नेट फोर्स आया वो बना हिंज फोर्स प्लस वेट, और वो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड होता है, तो उसको मैंने लिख दिया m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। तो वहां से हिंज फोर्स का जो फॉर्मूला बना वो बना m इंटू ए सेंटर ऑफ मास माइनस वेट। अब इसमें से m फिक्स है, वेट फिक्स है, ए सेंटर ऑफ मास वेरी कर रहा है, इसलिए हिंज फोर्स वेरी कर रहा है। तो अगर मैं तुम्हें ए सेंटर ऑफ मास बता दूं तो हमें हिंज फोर्स पता चल जाएगा अलग अलग पोजीशन। अब उसके बाद मैंने देखा कि सेंटर ऑफ मास एक सर्किल फॉलो कर रहा है जिसका सेंटर तो ओ पे है और रेडियस उसकी L/2 है। तो इसका मतलब उसमें दो एक्सेलेरेशन आएंगे, रेडियल और टेंजेंशियल। रेडियल हो जाएगा L इंटू ओमेगा स्क्वायर, L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर कैसे निकलेगा मैंने तुमसे कहा? ओमेगा स्क्वायर मैंने तुमसे कहा कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा वो आर अल्फा होगा। अल्फा होगा टॉर्क अपॉन आई, और टॉर्क और आई दोनों के दोनों ओ के अबाउट निकलेंगे। और हिंज फोर्स का टॉर्क तो जीरो होगा, तो केवल तुम्हें mg का टॉर्क निकालना है, बस ये कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें भी क्या है, देखो आगे कैच पॉइंट क्या है ना, इसमें तीन पोजीशन हो गई। एक तो बिल्कुल ये शुरुआत वाली पोजीशन हो गई, एक ये दूसरी वाली पोजीशन हो गई, एक ये तीसरी वाली पोजीशन हो गई। तो 1 और 3 में कैलकुलेशंस थोड़ा सिंपल होती है। कैलकुलेशंस आर सिंपल, मतलब उतनी सिंपल भी नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल जो है। तो ये तुमसे पूछ लेगा जो है, टू नॉर्मली नहीं पूछेगा जो है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा भी तो कंसेप्ट तो तुम्हें पता चली गया है। क्यों गोपी? ये बता कि अगर मान ले पूछ भी गया तो पता लगा कल को तू मेरे को कोर्ट में ले गया कि जो है सर ने तो बोला था क्लास में कि जो है नहीं पूछेगा, और यहाँ तो पूछ लिया जो है, ठीक है, कोर्ट में ले गया तू मेरे को। तो ऐसा नहीं बेटा, जो है कंसेप्ट तो मैंने दे दिया ना तेरे को जो है, तो कंसेप्ट उस कंसेप्ट पे बेस्ड करके तू निकाल लेना ठीक। तो मैं यहाँ पे तुम्हें H1 और H3 निकाल रहा हूँ, मेन ये है H1 और H3 निकाल रहा हूँ। सबसे पहले हिंज फोर्स एट 1 कर लूंगा, ध्यान से देखना बेटा। ये बता कि यहाँ पे जो ओमेगा है वो जीरो है ना? बिल्कुल शुरुआत में छोड़ा है मैंने, क्यों बता? उज्जवल, ओमेगा जीरो है कि नहीं बता जो है? तो इसका मतलब जो रेडियल एक्सीलेशन है, जो L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए था, ये जीरो हो गया। समझ गए? तो इसका मतलब केवल टेंजेंशियल एक्सीलेशन रह गया।
और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना हो गया बता जो है, L/2 टॉर्क ऑफ mg अपॉन आई। कोई डाउट है? बता बेटा, ये ओ के अबाउट बता, इसमें कोई डाउट है? उज्जवल बता, कोई डाउट तो नहीं है? बता बेटा, कहाँ चला गया उज्जवल? क्लियर है ना? अब वैल्यू रख ले, बस हो गया। ये बता mg ये है क्यों? और ये L/2 है, तो ये कितना हो गया जरा बता। ए टन, ये कितना हो गया? L/2 mg का मतलब mg का टॉर्क हो गया mg इंटू L/2 अपॉन ml²/3। मी का बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बता। मी का कैलकुलेशन देख बेटा जो है, बिल्कुल शुरुआत में ओमेगा 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो मेरे ख्याल से 3/4g आ गया, जरा देखना। 3/4g आ गया, चेक कर। उज्जवल देख, 3/4g आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो है, 3/4g आ रहा है ना? और एक चीज और देख, टॉर्क इधर को आ रहा है, तो अल्फा भी इधर आएगा। तो तेरे को लग रहा है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर को आएगा बेटा? ये बता बता। टॉर्क इधर है, अल्फा इधर है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर को लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बता जो है, ये है। और नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं जरा याद कर, इधर को लेते हैं आई कैप, इधर को लेते हैं जे कैप, ठीक है? अब ध्यान से देखना, आंसर लिखने जा रहा हूं मैं। ये बता कि जो हिंज फोर्स का मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो m इंटू ए सेंटर ऑफ मास माइनस वेट लिखा था, क्यों? बताइए, लिखा था? हिंज फोर्स का ये फॉर्मूला लिखा था कि नहीं लिखा था? बता, m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ये हो गया। और ए सेंटर ऑफ मास में केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ रहा है, और वो भी नीचे को। नहीं है, वो भी नीचे को आ रहा है। तो अब मैं प्रॉपर वेक्टर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, प्रॉपर वेक्टर लिख रहा हूँ। तो m इंटू 3/4g माइनस जे कैप। कोई डाउट? बता गोपी, बता बेटा, ये समझ में आ गया? m इंटू 3/4g इंटू माइनस जे कैप, और माइनस वेट कितना हो गया जरा बता जो है, mg इंटू माइनस जे कैप। हाँ, तो देख फाइनल जो आंसर आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, देख, प्लस mg/4। हाँ, mg/4 आ रहा होगा ना, mg/4 इंटू जे कैप आंसर आ रहा होगा, देख। तो इसका मतलब इस समय हिंज फोर्स कितना है जरा बता जो है, ये बता, इस समय हिंज फोर्स कितना है बता जो है? mg/4 है, क्यों? हिंज फोर्स इज mg/4। लेकिन किधर को? बता किधर को? mg/4 है, लेकिन किधर को बता जो है? अपवर्ड से, बस हो गया। ये उज्जवल बता, समझ में आ गया या नहीं आया बेटा? बता, सारी चीजें क्लियर है ना बिल्कुल जो है? ठीक। अब मैं तुम्हें एक रिजल्ट दे रहा हूं,
बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। रिजल्ट सुन क्या है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेगा। रिजल्ट सुन, एक तो हमने ये पढ़ा कि अभी जस्ट मैं इसको जब रिलीज करूंगा, हाँ, जस्ट रिलीज्ड, तो एक तो इस पे mg नीचे लगा हुआ है, और ये हिंज फोर्स लेकिन कितना है इसमें, mg/4 है पहला। दूसरा, ये मान लो एक रॉड है, ये 1 है, ये 2 है, तो तुम्हें लग रहा है T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू mg/2 होगा। पहले ये बताओ, ये क्लियर है? रॉड का मास m है, बता गोपी। ये तो क्लियर है ना, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू mg/2 होगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग 2 को कट कर देते हो, स्ट्रिंग 2 इज कट, तो ये प्रॉब्लम तुम्हें बिल्कुल ऊपर वाली की तरह दिख रही है कि नहीं दिख रही है बताओ? बिल्कुल वैसी लग रही है कि नहीं लग रही है बताओ बेटा? कि यहाँ पे अभी ये mg होगा, और ये जो टी डैश होगा ये mg/4 होगा। बताओ ऊपर वाले की तरह लग रही है कि नहीं लग रही है बताओ? उज्जवल बता, ये प्रॉब्लम ऊपर वाले की तरह दिख रही है या नहीं दिख रही है बता? समझ गया ना? जस्ट जैसे ही तुमने कट किया तो ये ऐसी हो जाएगी फिगर। ये है जस्ट आफ्टर कट। वही बिल्कुल, वो जैसे हमने ऊपर वाले में निकाला वही फिजिक्स चलेगी बेटा, बिल्कुल सेम फिजिक्स चलेगी, बस हो गया। ये जो रॉड होगी ना, हाँ, ये जो रॉड है वही फिजिक्स तो चल रही है उसमें, इसके अबाउट घूमेगी बेटा जो है। समझ गए ना? बिल्कुल जो है वही फिजिक्स चलेगी जो ऊपर चल रही थी, बस हो गया जो है। तीसरा रिजल्ट सुन। ये टॉम और जेरी दो दोस्त हैं बेटा, और ये ना एक अर्थी ले जा रहे हैं जो है, कंधे में रख के। ठीक है, दोनों के दोनों जो है ये ले जा रहे हैं अर्थी। तो मेरे को ये बता कि देखना, हाँ बिल्कुल वही फिजिक्स लग रही है कि नहीं लग रही है? कि मान ले यहाँ पे N1 है, और यहाँ पे मान ले N2 है, तो अभी तेरे को लग रहा है कि N1 और N2 इक्वल होंगे, और वो mg/2 के इक्वल होंगे। बता अभी फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बता अभी फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता बेटा जो है, ये हो गया। अब मान ले 2 भाग गया, बस अब समझ में आ गया जो है। तो 2 अगर भाग गया नीचे से निकल के, तो N1 कितना हो जाएगा बताओ? उस समय जस्ट N1 कितना हो जाएगा? mg/4 के इक्वल आ जाएगा, बस हो गया। मेका समझ में आया बेटा? ये 3 रिजल्ट। 2 से कंफ्यूज मत होना, 2 वाला, हाँ, 2 वाला भाग गया, तो बस N1 इक्वल टू mg/4 हो जाएगा। तो तीनों ये रिजल्ट एक जैसे हैं, तीनों प्रॉब्लम एक जैसी है, ध्यान रखना, सब में एक ही फिजिक्स लगती है। बाकी चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। आइदर ऑन 26 और बिफोर दैट, वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? ओके।
हाँ बोल उज्जवल, क्या डाउट था तेरा, बोल।